हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में एवरेज यानी औसत से चीज़ें संबंधित जो है कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा, आज हम उस पर जो है कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। यह एग्ज़ाम जो कि आपके हाल ही में आरओ का एग्ज़ाम है या फिर यूपी पीसीएस का आने वाले समय में जो मार्च में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं उनके लिए औसत, चूँकि औसत से एक दो क्वेश्चन हमेशा रहते हैं आपके यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में और आरओ के एग्ज़ाम में, तो उनके लिए बेनिफिट रहेगा। ये फिलहाल अदर स्टेट के लिए भी, जो अदर स्टेट पीसीएस है उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा और यूपीएससी के लेवल से भी रहेगा। क्योंकि पिछले साल अगर देखें, पिछले वर्ष के अगर हम बात करें तो पिछले 2023 में औसत से कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन 2022 में क्वेश्चन पूछे गए, 2021 में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो औसत से मतलब एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है, जैसे कि पिछले वर्ष तो नहीं दिया था, तो इस साल संभावना हो सकती है कि औसत से कुछ क्वेश्चन जो है पुटअप कर लिए जाएं। ठीक है, तो उसी को आगे क्रम में हम लोग अब बात करते हैं। कुछ लोगों को जैसे इसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो उसको हम कैसे करें। ठीक है, तो क्रमागत संख्याओं के रूप में अगर हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, औसत में यानी जब भी औसत वाले क्वेश्चन में, औसत वाले प्रश्न में, औसत वाले प्रश्न में क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं ठीक है, तो औसत वाले प्रश्न में जो क्रमागत संख्याएं होती है, कैसे हमको मानना होता है ना। अगर एक से ज़्यादा क्रमागत संख्याएं हैं तो हम कैसे उसको मानेंगे, किस तरह से हम उसको जो है मान करके लगाएंगे, तो वहाँ पे आपको कहीं कहीं जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उस प्रॉब्लम को क्रिएट ना हो तो उसके लिए आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी अगर जैसे कहा जाए कि चार क्रमागत संख्या, चार कहा जाए, पाँच कहा जाए, चाहे जितनी क्रमागत संख्याएं कही जाए, तो जैसे अगर कहा गया कि चार क्रमागत संख्याएं, ठीक है, तो जब भी अगर चार क्रमागत संख्याएं अगर कहा जाए कि चार क्रमागत संख्याओं का औसत इतना दिया हुआ है, चार क्रमागत संख्याओं का औसत इतना दिया हुआ है, तो वो जो चार संख्याएं आप मानोगे तो एक यक्स होगा, दूसरा x+1 होगा, यानी क्रम से x+2 होगा और तीसरा x+3 होगा। और भी अगर होगा तो इसी तरह से हम आगे और भी कर लेंगे। ठीक है, तो चार अगर मानने हैं तो x+1, x+2 और x+3, इस तरह से हम उसको सपोज कर लेंगे औसत वाले प्रश्न में। ठीक है, अब मान लो अगर चार क्रमागत हैं लेकिन सम कहा बात करता है कि चार सम क्रमागत संख्या, सम क्रमागत संख्याएं अगर माननी हो, क्रमागत संख्याएं, ठीक है, तो चार क्रम जो है अगर क्रम से अगर आपको क्रमागत संख्याएं अगर माननी हो तो आप क्या करोगे, x+2, x+4, x+6। ठीक है, इस तरह से आगे भी इसी तरह से आप चलते जाओगे, है ना। अगर चार है, पाँच है, तो उसके आगे हम 6 के बाद 8 ले लेंगे, 10 ले लेंगे, यानी x+2, x+4, x+6, इस तरह से हम उसको सपोज करेंगे। बात समझ में आ गई। अच्छा, मान लो अगर विषम कहता है कि चार चार हो, चाहे चार से ज़्यादा हो, चाहे जितनी विषम संख्याओं मानने के लिए आपसे कहे, तो चार विषम क्रमागत संख्याएं अगर आपको माननी हो तो आप इसके लिए क्या करोगे, तो x, ठीक है, यहाँ पे भी x+2, ठीक है। अब यह आप ऐसे भी कर सकते हो कि, ठीक है, x+2, x+4, x+6, ठीक है, एंड सो ऑन। अब आपको दिमाग में ये चल रहा होगा कि यहाँ पे भी सम वाले में भी मैंने वही लिखा है, विषम वाले में भी हमने वही लिखा है। तो यहाँ पे ध्यान में रखें, इनको जब भी सॉल्व किया जाएगा, जब भी सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पे यक्स की जो वैल्यू आएगी वो सम आएगी, और सम में कोई सम संख्या जोड़ी जाएगी तो सम ही आएगी।
भाई सम में दो जोड़ोगे, दो भी एक सम संख्या तो सम संख्या आएगी। लेकिन यहाँ पर जो x का मान आएगा वह विषम आएगा। क्या आएगा? विषम आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 5 आ गया, तो 5 में 2 जोड़ोगे 7 आएगा, 7 में फिर 4 जोड़ोगे मतलब कि 5 में 4 जोड़ोगे 9 आएगा, यानी क्रम से विषम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डाउट बिल्कुल न रहे कि यहाँ पे हमने दोनों सेम लिख दिया है। यहाँ पर x जो भी आएगा, x का मान वो सम आएगा, यहाँ पे जो भी x का मान आएगा वो क्या आएगा? विषम आएगा। मानना आपको ऐसे ही है। क्लियर है? ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर बड़ी संख्याएं मानियो, मान लो हमको 4 5 नहीं कम से कम 12 13 संख्याएं अगर माननी हो तो हम कैसे करेंगे? मान लो आपको 13 विषम संख्याएं माननी है। 13 क्या माननी है? विषम संख्या माननी है, चाहे सम माननी हो या फिर विषम माननी हो। ठीक है, 13 विषम संख्या मान लो दिया गया कि 13 विषम क्रमागत संख्या। ठीक है, यहाँ पे संख्या जो भी होगी वो क्रम से होगी, क्रमागत, है ना। तो 13 विषम क्रमागत संख्या, तो आप इसको कैसे करोगे? ठीक है, तो 13 विषम क्रमागत संख्या जब भी अगर माननी हो तो ध्यान में रखें, इधर x रखें। ठीक है, फिर इधर क्या हो जाएगा, एक एक मतलब कि आपका 2 2 घटता जाएगा, यानी x - 2 हो जाएगा, इधर x - 4 हो जाएगा, इधर x - 6, क्योंकि हम बाएं तरफ चल रहे हैं ना, तो बाएं तरफ चलते हैं तो घटता है, तो 2 2 घटता जाएगा क्रम से। ठीक है, x - 2, x - 4, x - 6, x - 10 और x - 12। ठीक है, ये हमने मान लिया। अच्छा, इधर उतना ही प्लस में x + 2, बाएं दाएं तरफ चलेंगे तो प्लस में होगा, x + 2 होगा, x + 4 होगा, x + 6 होगा, x + 8 होगा। ठीक है, और x + 10 होगा और x + 12 होगा। ठीक है, तो अगर देखें पहले गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यानी x + 2 हो गया, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एब्सेंट है, x - 8। ठीक, अब ये कुल 13 हो गए। ठीक है, यानी x - 2, x - 4, x - 6, x - 8, x - 10, x - 12। ठीक है, इस तरह से हम मान लेंगे। ठीक है, जब बड़ी यानी अगर कम से कम 7 8 संख्याएं हो, मतलब 5 संख्याओं से अगर ज्यादा होता है तो आप ऐसे मानो। ठीक है, बीच में आप क्या मान लो? यक्स मान लो, एक तरफ उधर प्लस में बढ़ा दो, इधर माइनस में, चाहे सम का हो चाहे विषम का हो। ठीक है, चाहे सम के लिए मानना हो और चाहे विषम के लिए मानना हो। ठीक है, चाहे सम के लिए चाहे विषम के लिए, दोनों के लिए यही कंडीशन है। आप ऐसे ही मानोगे, ऐसा इसलिए करोगे ना क्योंकि जब इनको आप जोड़ोगे तो 2 - 2 + 2 वाले से कट जाएगा, -4 + 4 वाले से कट जाएगा, तो इससे क्वेश्चन जो है कुछ आसान हो जाता है। क्या हो जाएगा? आसान। क्यों? क्योंकि जब आप औसत लिखोगे, भाई क्या निकालोगे आप? औसत निकालोगे कि औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या, तो कुल संख्या तो 13 है, तो बटे में तो आप 13 लिखोगे। लेकिन जब अगर मान लो आपने यही लिखा होता कि 13 जो सम संख्या है, 13 सम हो चाहे विषम हो, जब आप इनको जोड़ते तो सोचो, अगर x + 2, x + 4, x + 6 8 10 12 14 16 18 20 लिखते तो काफी जोड़ने में परेशानी होती कि नहीं होती? तो ऐसे में क्या करो कि एक x मानो, जितना इधर लो उतना उधर लो, जब यहाँ पर जो संख्या हो वो विषम में क्रम में दिया हो। ठीक है, यानी क्या होगा कि ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, जोड़ते समय प्लस माइनस वाले क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, 6 से 6 कट जाएगा, इसी तरह से 12 से 12 सभी कट जाएंगे, सब कट जाएंगे तो केवल यक्स बचेगा। कितनी बार बचेगा? 13 बार है तो 13 बार बचेगा। मतलब यहाँ पे आएगा क्या कि 13x, और बटे में कुल संख्या यानी 13, तो 13 से 13 कट जाएगा, यक्स आएगा। बात आप मेरी समझ पा रहे हैं? तो बहुत ये आसान है अगर आप इस तरह से मानेंगे तो। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो है आ जाते हैं और हम मानने को क्या करते हैं, कई क्रम संख्या मान लेते हैं, काफी लंबी श्रृंखला हो जाती है, जोड़ने में परेशानी होती है, टाइम स्पेंड होता है, तो वो टाइम स्पेंड को आपको ये बचत करेगा। अगर कम से कम 7 संख्या माननी हो, 8 संख्या माननी हो, 9 संख्या माननी हो, तो आप इस तरह से आप करिएगा। क्लियर है? यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत? चले, अब हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों की जो यहाँ पे आए हुए प्रश्न हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न देखिए, अपने प्रथम 3 परीक्षणों में किसी छात्रा का, तो ये जो क्वेश्चन है आपके यूपीएससी 2011 का यह क्वेश्चन है जो कि पुटअप किया गया है। ये अपने प्रथम 3 परीक्षणों में किसी छात्रा का औसत प्राप्तांक n अंक है, ठीक है, तो उसका औसत प्राप्तांक कितना दिया है, औसत प्राप्तांक n अंक दिया है, ठीक है। कह रहा है कि यदि वह अपने चौथे परीक्षण में पिछले औसत से 20 अंक अधिक प्राप्त करती है तो प्रथम 4 परीक्षणों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो पहले जो 3 परीक्षण थे, पहले 3 परीक्षणों का अगर हम कुल योग आपसे पूछें कि पहले 3 परीक्षणों का कुल योग, तो कुल योग तो आप जानते हो, कई बार बता चुका हूं, अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोलूँ आपसे। कुल योग का मतलब क्या हो गया कि औसत इंटू संख्या, औसत कितना है, n है, संख्या कितनी है भाई 3 ही तो है, 3 ही परीक्षण का तो आप बात कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, कुल योग 3n हो जाएगा। कुल योग कितना हो गया, 3n हो गया। फिर अब कह रहा कि चौथे परीक्षण में जो उसने प्राप्त अंक किया, जो प्राप्त उसका अंक है, कह रहा कि औसत से, पिछले औसत से, तो पिछला औसत था कितना, n ही तो था, तो उससे 20 ज्यादा, यानी औसत से 20 ज्यादा, मतलब कि n प्लस 20, अगर n यहाँ पे औसत मान लो 30 होता तो उससे 20 ज्यादा मतलब 50 होता। बात आप मेरी समझ पा रहे हो, तो कह रहा कि औसत से 20 ज्यादा। अच्छा, तो ये 3 परीक्षण का था, ये चौथे परीक्षण का था, ठीक है। अगर हम कुल परीक्षण मिला लें, कुल चारों परीक्षणों का कुल योग अगर हम आपसे पूछें, तो आप पहले 3 परीक्षण का योग और चौथे वाले का प्राप्त अंक दोनों को क्या करोगे, जोड़ दोगे, यानी n और इस n प्लस 20 है ना, ये 3n है, तो 3n प्लस n, यानी इसको और इसको आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे, तो ये हो जाएगा भाई 4n प्लस 20, 4 इसमें कॉमन आप ले सकते हो, तो 4n प्लस 5 हो जाएगा। ये कुल योग हो जाएगा चारों परीक्षणों का। लेकिन आपसे चारों परीक्षणों का योग नहीं पूछा है, औसत पूछा है, तो औसत बराबर चारों परीक्षणों का जो औसत आ जाएगा भाई, कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग चारों परीक्षणों का हमने निकाला ही है, कितना है, 4n प्लस 5 अपॉन कुल कितने थे, 4 ही तो परीक्षण है, तो 4 से 4 कट गया, क्या आ गया, n प्लस 5, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसी को इसमें कोई समस्या भाई? तो ये इस तरह से क्वेश्चन जो बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें, तो पहले एक बार इसको करने की कोशिश करें। 4 क्रमागत संख्याओं a b c और d का औसत 56 तो यहाँ पे 56.5 है भाई, ठीक है, 56.5, ठीक है। तो a और c का गुणनफल होगा, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, कैसे आप करेंगे, सभी लोग कमेंट करें फटाफट, इसका कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 क्रमागत संख्याएं ए बी सी डी का औसत दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 संख्याएं कौन है, ए बी सी डी क्रम से हैं, ठीक है। तो जो क्रमागत संख्या है, तो हमने ए को मान लिया कि x है, बी को हमने मान लिया क्रम से है ना, तो x प्लस 1 अभी हमने बताया था, जब भी क्रम से रहेगा तो हम इसी तरह से मानेंगे, x प्लस 2, और डी वाले को हमने मान लिया x प्लस 4, तो 4 ये x प्लस 3, तो ये 4 क्या हो गई, क्रमागत यानी क्रम से, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, ठीक है। अच्छा, अब इन चारों को अगर जोड़ दिया जाए, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो चारों को जोड़ेंगे तो x 4 बार है, तो कितना हो जाएगा भाई, 4x हो जाएगा, 2 और 1 3 और 3 6 हो जाएगा, यानी चारों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे औसत दिया है, औसत बराबर आप जानते हो कि औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या,
है ना। तो औसत दिया है कितना, 56.5। कुल योग हमने निकाल लिया है 4x + 6 और बटे कुल संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4। तो कुल संख्या कितनी है, 4। 4 से इसमें गुणा कर लो तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 10 और 4 छंग 24, 2 26, 4 पंचे 20 और 2 22 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 4x + 6। तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 6, आप यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये 6 इधर आएगा, ये 6 आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 226 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 220। तो x बराबर आ गया 220/4। तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ये x का मान आ गया। पूछा आपसे क्या था, तो पूछा आपसे था a और c का गुणनफल। a यहाँ पर a और c, तो a और c का गुणनफल मतलब दोनों का गुणा करना है, मतलब x और x + 2, ठीक है ना। a यानी x और c यानी x + 2 दोनों का गुणा करना है। x का मतलब मान आया, ये x की जगह यहाँ पे हमने 55 लिख दिया और यहाँ 55 और 2 कितना हो जाएगा, 57। यहाँ कोई समस्या, इसका आप गुणा कर लोगे तो ये आ जाएगा 3135। कितना आ जाएगा, 3135, यानी हमारा ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आप बात मेरी समझ पाए, यहाँ किसी को कोई समस्या, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक जो है क्वेश्चन पुटअप किया गया है, जो कि आपकी यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। चले, अगला कह रहा है कि 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए, ठीक है। उन क्रिकेट टीम ने जो है औसत कितना बनाया, 23 रन, ठीक है, औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। यानी जो अन्य खिलाड़ी, कुल खिलाड़ी कितने हैं, 11, ठीक है। 11 में से एक खिलाड़ी ने कितना रन बना दिया, 113 रन बना दिया, 113। तो बचे कितने खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी बचे। अब ये 10 खिलाड़ी का औसत रन पूछ रहा है कि इनका औसत क्या होगा, 10 खिलाड़ियों का औसत क्या होगा। तो 10 खिलाड़ियों का जो औसत होगा, तो 11 खिलाड़ियों का औसत कितना है, ठीक है। तो 11 खिलाड़ियों का औसत कितना है, तो ये 23 है। तो 11 × 23, इसमें सब शामिल है। अगर हम इसमें से ये एक खिलाड़ी का अगर घटा दें, यानी 113 रन जो ये बनाता है, अगर एक खिलाड़ी का ये हम माइनस कर दें, ठीक है, माइनस कर देंगे तो बचेंगे कितने खिलाड़ी, 10 ही तो बचेंगे। अगर एक खिलाड़ी को माइनस कर दिया तो बटे में क्या लिखेंगे, 10, ठीक है। ठीक है, अब इन्हीं का औसत निकालना है। तो 11 तियाँ कितना हो जाएगा भाई, 33 हो जाएगा। 11 दूना 22, 22 और 3 ये हो गया आपका 25 माइनस 113 बटे में हो गया आपका 10। घटा लीजिए इसको, 3 में से 3 निकल गया 0, 5 में से 1 निकल गया 4 और 2 में से 1 निकल गया 1 बटे 10। 0 से 0 कैंसिल। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया, तो हमारा यहाँ पे राइट जो आंसर आ गया वह 14 रन हो गया। किसी को कोई समस्या यहाँ पर, फिर से एक बार ध्यान से रखिए भाई। 11 खिलाड़ियों का औसत 23 है, तो कुल अगर हम पूछें कुल कितना रन बना, तो कुल जो रन बना वह 253 रन बना 11 खिलाड़ियों का, ठीक है। अगर मुझसे उसमें से एक खिलाड़ी जिसने 113 रन बनाए हैं, अगर उसको घटा दें, उस 253 में से एक खिलाड़ी को घटा दें, तो 10 खिलाड़ियों का ही तो कुल योग आएगा, और 10 खिलाड़ियों का जो कुल आएगा वह 140 रन आएगा, ठीक है। अब अगर उसका औसत निकालेंगे, तो औसत मतलब कुल रन और बटे कुल संख्या, खिलाड़ी 10 हैं और कुल रन बना है 140, तो यानी 14 के रेट से जो है रन बना है। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसी को कोई समस्या यहाँ पर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा, किसी परिवार के 4 कमाऊ सदस्यों की औसत मासिक आय 7,350 रुपए थी। कमाऊ सदस्यों में से एक का स्वर्गवास हो गया, जिससे औसत आयु अब 6500 रुपए हो गई। तो स्वर्गवासी सदस्य का मासिक आय कितना था, ठीक है, उसकी मासिक आय पूछी जा रही है। अच्छा,
अगर हम कहें कि कुल जो है कुल कितना कमाते थे, यानी चारों मिल करके, ठीक है, चारों मिल करके कुल कितनी जो है उनकी आय थी, तो कुल आय आप कहोगे 4 से इस औसत में क्या कर लोगे, गुणा। ठीक है, अब इतना तो आप सीख गए हो भाई, ठीक है, इतना तो आप बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि 7350, 4 से गुणा करोगे, 0, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, 2 14 और 7 त्रिक 21 और 1 22, तो 22,400 रुपये, यानी कुल जो है कुल कितनी आय थी, 22,400। अब इसमें से एक जो है ड्रॉप कर जाता है, यानी उसका स्वर्गवास हो जाता है, तो बचते कितने हैं अब 3 बचते हैं। अब 3 लोगों की जो कुल आय होगी, जो 3 लोग कमाते हैं उनकी अब जो कुल आय होगी, तीन लोगों की जो कुल आय होगी, तो हम क्या करेंगे भाई, अब जितना कमाते हैं, अब जो औसत है वह 6500 है, हम हैं केवल 3 लोग ही, और औसत कितना दिया है 6500, तो गुणा कर लो इसको, ये 0 हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 छक 18 और 1 19, यानी अब जो है कुल कितना आता है, 19,500 आता है। ठीक है, अब पूछा है कि जो स्वर्गवासी सदस्य था उसकी मासिक आय, तो जो स्वर्गवासी था उसकी जो मासिक आय हो जाएगी, तो हम टोटल में से जब वह जिंदा था तब जितना आता था, और जब वह डेथ हो जाती है तब इतना आ रहा है, तो मतलब हम दोनों में से क्या करें, घटा दें, यानी 22,400 में से 19,500 हम घटा देंगे, तो जिसकी डेथ हुई है उसी का मासिक आय प्राप्त हो जाएगा। तो 14 में से 5 निकल गया 9, और यहाँ बचेगा अभी 11 में से 9 निकल गया 3, यानी कुल कितना आ गया, आ जाता है, तो ठीक है 3, ठीक है, तो 11 में से 9 निकल गया 2, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ठीक है ये 2 हो गया 2900, ठीक है, कितना हो जाएगा 2900, तो 7,350 और 6500, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में है 6,928, 8,200 स्वर्गवासी की मासिक आय, तो एक बार फिर पहले चेक कर लो भाई, 3 छक 18 और 1 19, 3 पच्चे 15, यहाँ 7,350 है, तो 7,350, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, 2 14, 4 सत्ते 28, 28, अच्छा यहाँ पे 29 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 29, ठीक है, यहाँ पे 29, तो ये हो गया 29, तो यहाँ पे 9 आ गया, और यहाँ पे 18 में से 9 निकल गया 9, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ गया, यानी 9900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9900, यानी 9,900 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा यहाँ पे राइट हो जाएगा, सी वाला हमारा आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई, तो हमने पहले चारों लोगों का कुल आय निकाल लिया, फिर एक लोग ड्रॉप हो जाते हैं तो बचते हैं 3 लोग, 3 लोगों की जो औसत दिया वो 6500 दिया, तो इस हिसाब से वो 19,500 घर में आता है। तो स्वर्गवासी की आय क्या होगी, तो जब वह जिंदा था और जब वह डेथ हो जाता है तो उसमें से इसको आप घटा देंगे, तो जो स्वर्गवासी है उसकी आय मालूम पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चलिए इस प्रश्न को करिए। एक परीक्षा में लड़के और लड़कियों की एक कक्षा के प्राप्तांकों का औसत x+1 है। ठीक है, कक्षा में, ठीक है, कथा नहीं कक्षा, ठीक है, कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:1 है। ठीक है, यहाँ पे 3:1 है। यदि लड़कों के प्राप्तांकों का औसत x है तो लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत होगा। ठीक है, लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लड़कियों का प्राप्तांकों का औसत पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। सभी लोग इसका कमेंट करें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग फटाफट इसका आंसर दें। तो चलिए देखते हैं, परीक्षा में लड़कियों का अनुपात कितना है। ठीक है, 3:1, मतलब
3 जो है बॉयज हैं और 1 जो है आपका यहाँ पर गर्ल्स है। तो इस अनुपात में है, तो जब भी अनुपात में रहे तो इसको आप एक को मान लो 3K, एक आप मान लो K, 1K मतलब K। ठीक है, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स। ठीक है, ये संख्या है। अब कह रहा है कि कुल जो औसत है, यानी लड़के और लड़कियों जब टोटल थे तो इनका जो कुल औसत है, तो कुल औसत, तो आप जानते हो कि औसत बराबर क्या होता है भाई, या कुल योग बराबर अगर हम कहें कुल योग, कुल योग मतलब जब लड़के और लड़कियां दोनों हैं, तो कुल योग का मतलब हो जाएगा भाई कुल संख्या और इनटू औसत, तो इतना तो सभी लोग अब जान गए हो भाई कि कुल योग, कुल संख्या कितने हैं, तो कुल संख्या आप कहोगे 3K और प्लस के, यानी कुल कितने हो जाएंगे संख्या में 4K। कोई समस्या यहाँ पर? ठीक है। अच्छा, इनटू औसत, औसत कितना है, तो औसत है x प्लस 1, कितना है x प्लस 1 है। ठीक है, ये दिया है। चलो इतना इसको ऐसे ही रहने दो। अच्छा, फिर कह रहा है कि यदि लड़कों के प्राप्तांकों का औसत x हो, तो लड़के कितने हैं भाई, लड़के हैं 3K, तो लड़कों का कुल योग आप पता कर लो। लड़कों का कुल योग, तो लड़कों का कुल योग का मतलब भाई लड़कों की कुल संख्या, लड़कों की कुल संख्या और लड़कों का औसत। किसका औसत? लड़कों का। अच्छा, लड़कों की कुल संख्या कितनी है, तो लड़कों की कुल संख्या यहाँ पर ये है 3K। लड़कों की कुल संख्या कितनी थी? 3K थी। ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। ठीक है ना, ये लड़कों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या 3K। अच्छा, और लड़कों का औसत कितना है, तो वह x है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3KX। अच्छा, अब अगर हम कहें लड़कियों का बताइए कि लड़कियों का कुल योग बताइए, लड़कियों का कुल योग बताइए, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे टोटल में से, टोटल मतलब जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल है, ये लड़कियों और लड़कों दोनों का योग है और इसमें केवल लड़कों का योग है। तो अगर मैं दोनों में से लड़कों को घटा दूं तो बचेगा कौन? तो आप कहोगे केवल लड़कियां बचेंगी। बात आप मेरी समझ पा रहे हो? यानी हमने क्या किया कि 4KX प्लस 1 में से हमने 3KX क्या कर दिया? घटा दिया। कोई समस्या यहाँ पर किसी को? भाई ये कुल योग था, लड़कों और लड़कियां दोनों शामिल थे, इसमें केवल लड़कों का कुल योग है। अगर हम लड़कियों का कुल योग पूछें तो आप कुल योग में से लड़कों का जो कुल योग आया उसको घटा दे तो लड़कियां ही तो बचेंगी, और लड़कियों का ये कुल योग है। और लड़कियों का ही क्या पूछा जा रहा है आपसे? औसत पूछा जा रहा है। किसका औसत पूछा जा रहा है? लड़कियों का। तो लड़कियों का जो औसत आ जाएगा, ठीक है, लड़कियों का जो औसत आ जाएगा, औसत बराबर आप जान दो, अब बार बार फार्मूला हम नहीं लिखने जा रहे हैं। तो औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, किसका? लड़कियों का। और लड़कियों का कुल योग यह है, यानी 4KX प्लस 1 माइनस 3KX बटे में कुल संख्या किसकी? लड़कियों की। तो लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? तो लड़कियों की कुल संख्या केवल K है, इतना तो हमको पता ही है। अच्छा, इसमें क्या कॉमन है? तो आप कहोगे K कॉमन है, तो K कॉमन ले लिया, तो 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, 4 का अंदर में क्या हो जाएगा? गुणा, तो 4x प्लस 4 हो जाएगा। इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा? K। तो K से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या आ गया आपका? 4x में से 3x निकल गया, तो क्या बचा? x प्लस 4, यानी लड़कियों का जो औसत आ गया वह कितना आ गया? x प्लस 4, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? किसी को कोई समस्या? ठीक है, तो जब भी अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो एक बार फिर से देख लो, यह भी आपका यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो लड़कियों का जो अनुपात था वह 3:1 के रूप में दिया था। तो ये बॉयज लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, तो यानी एक 3K और एक K कर लोगे, ये संख्या हो गई। ठीक है, कुल योग बराबर होता है कुल संख्या
कुल योग किसका, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। जब परीक्षा में लड़के और लड़कियों की कक्षा में प्राप्तांकों का औसत x प्लस, यानी जब दोनों शामिल हैं तो औसत इतना दिया है, तो कुल योग आप निकाल लोगे कुल संख्या इंटू औसत। कुल संख्या मतलब कुल संख्या, कुल संख्या मतलब जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। तो एक में k है, 3k है, एक में k है, तो जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 4k। तो 4k इंटू एक्स प्लस 1, ये कुल योग हो गया। ये कुल योग हो गया जिसमें और लड़कियां भी हैं और लड़के दोनों शामिल हैं। ठीक है, लड़के और लड़कियां दोनों। अच्छा, लड़कों का कुल योग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लड़कों का औसत दिया है, लड़कों का प्राप्तांक का औसत कितना है यक्स है, और कुल लड़के कितने हैं तो 3k। तो योग बराबर क्या हो जाएगा कुल संख्या इंटू औसत। तो कुल संख्या लड़कों का 3k है और औसत उनका यक्स दिया हुआ है, तो इनका कुल योग हो गया 3kx। कोई समस्या यहाँ पर। अच्छा, अब हम अगर कहें कि लड़कियों का कुल योग बताओ, तो टोटल में से लड़कों वाले को घटा दोगे तो लड़कियां वाला पता चल जाएगा। हमने घटा दिया और उसी से हमने औसत निकाल लिया। कोई समस्या यहाँ पर किसी भाई बंधु को। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, बस केवल आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 13 क्रमिक विषम पूर्णांकों की श्रृंखला में पहले 7 पूर्णांकों का औसत 37 है, संपूर्ण श्रृंखला का औसत क्या होगा। संपूर्ण श्रृंखला का औसत क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो सभी लोग कमेंट करें, एक बार इसको ट्राई करें कि 13 क्रमिक विषम पूर्णांकों की श्रृंखला में पहले 7 पूर्णांकों का औसत 37 है, संपूर्ण श्रृंखला, संपूर्ण श्रृंखला मतलब जो 13 क्रमिक, क्रमिक मतलब क्रमागत, ठीक है, क्रम से आने वाली संख्याओं का औसत क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। 43 होगा, 45 होगा, 47 होगा या फिर 40 होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें इसका कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करें, फिर उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सभी लोग इसको एक बार ट्राई जरूर करें, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और यह भी आपका जो ये MPPCS में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो 13 क्रमिक विषम पूर्णांकों की श्रृंखला में पहले 7 पूर्णांकों का औसत 37 है, तो संपूर्ण श्रृंखला का औसत बताइए। ठीक है, औसत, औसत बताइए क्या होगा। सभी लोग फटाफट इसका जवाब दें। चले अब हम इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 13 क्रमिक विषम पूर्णांकों की जो श्रृंखला है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि क्या कैसे आपको मानना है। ठीक है, तो यक्स इधर क्या हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस सॉरी, ठीक है, विषम है, ध्यान में रखें विषम है, x माइनस 4 हो जाएगा, x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, दो दो का अंतर रखेंगे, x माइनस 8 हो जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा और x माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 इधर उसी तरह से क्रम में, ये मैं आपको जानबूझ के लिख करके दिखा रहा हूँ, करने को मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप समझेंगे कैसे, अगर डायरेक्ट कर दूंगा तो आप कहोगे कि समझ में नहीं आया, इसलिए पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो x प्लस 10 और x प्लस 12, अब ये गिन लीजिए कुल 13 संख्याएं हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब ये कुल 13 संख्याएं हैं। ठीक है, अब दिमाग में आपको ये चल रहा होगा कि अगर 13 संख्याएं हैं तो हम कहाँ तक ले जाएंगे, है ना। तो देखिए, जब अगर 13 संख्याएं हों तो 6 इधर जाएंगी, 6 मतलब एक तो यक्स हो जाएगा, तो 6 इधर और 6 उधर। ठीक है, 6 और 6 12 और बीच वाला कितना हो जाएगा 13। ठीक है ना, तो 6 इधर ले जाएंगे तो आप 6 में 2 का गुणा कर लो, 6 में कितने का गुणा कर लो 2 का, 12, मतलब ये कितनी बार जाएगा 12 तक जाएगा। ठीक है, उधर भी 12 तक जाएगा, दोनों तरफ समान जाएंगे। क्लियर है, कोई समस्या यहाँ पर। ठीक है, हमने ये कर लिया। अच्छा, अब क्या करना है, कह रहा है कि पहले 7 पूर्णांकों का औसत, तो पहले 7 मतलब भाई अब इधर से ही गिनेंगे, है ना, उधर से तो गिनेंगे नहीं, पहले 7, तो पहले 7 का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पहली 7 संख्याएं हैं। तो कह रहा है कि पहली 7 संख्याओं का औसत जो दिया है वो 37 दिया है। तो चलो इनको सब जोड़ लो, तो औसत बराबर, अब आप जानते ही हो कि औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या।
कुल योग बटे कुल संख्या। तो औसत दिया है कितना 37। ठीक है, कुल योग मतलब इनको जोड़ना है। तो देखो x कितनी बार आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आएगा तो 7x हो जाएगा। क्लियर। अच्छा अब देखो ये जो -2 है, -4 है, -6 है, ये सब जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस में ही रहेगा। इतना तो आप जानते हो भाई। तो 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 और 12 42। कितना हो गया 42। अब बटे कुल संख्या कितनी थी 7 ही तो थी। पहली 7 संख्याओं का औसत तो ही दिया था, तो 7 से इसमें गुणा कर लो तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49। ठीक है, या इसको काट लो यहीं पर। ठीक है, देखो 7 से ये भी कट जाएगा, 7 से ये भी कट जाएगा, है ना। तो आप यहीं पर काट दो, क्यों हम उतना बड़ा करें, है ना। 7 एकन्नम 7 और 7 छंग 42, ऐसे आप काट सकते हो, चाहे कॉमन लेके आप काट सकते हो। ठीक है, तो 7, लेकिन जब अगर अलग अलग काटोगे तो दोनों को काटना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका x-6। कितना हो गया x-6। 6 इधर आएगा, 6 इधर आ जाएगा, माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो x बराबर 7 6 कितना हो गया 43, यानी कितना हो गया 43। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 43। हमको x का मान पता चल गया। अच्छा, तो पूछ रहा है कि संपूर्ण श्रृंखला का औसत बताइए। तो कुल औसत, कुल औसत का मतलब 13 संख्याओं का, 13 जो क्रमिक संख्या है उनका औसत आपसे पूछा जा रहा है। तो कुल संख्या का जब औसत निकालोगे तो 13 संख्याओं का कुल योग, तो 13 संख्याओं का कुल योग और बटे कुल संख्या। कुल संख्या, बात आप मेरी समझ पा रहे हैं, कोई समस्या है इसमें। अब जब हम 13 संख्याओं को जोड़ेंगे तो देखो 13 संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो -2 से +2 कट जाएगा, -4 से +4 कट जाएगा, -6 से +6 कट जाएगा, -8 से +8 कट जाएगा, -10 से +10 कट जाएगा, -12 से +12 कट जाएगा। बात आप मेरी समझ पा रहे हो। जब हम इन सभी 13 संख्याओं को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस वाले कट जाएंगे, इसीलिए आधे हमने प्लस में माने हैं आधे माइनस में, ताकि इनको सॉल्व करते समय हमको कठिनाई ना हो। ठीक है, यानी यहाँ पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब हम जोड़ेंगे तो अब केवल x ही तो है, कितनी बार है 13 बार है भाई, हमने 13 बार लिखा है तो 13x हो जाएगा। कोई समस्या यहाँ पर 13x। अब बटे कुल संख्या भी कितनी है 13 ही है, तो 13 से 13 क्या हो गया कट गया। x का मान हम ऑलरेडी निकाले हैं, x का मान 43 आया है, x का मान कितना आया है 43 आया है, और यही हमारा कुल औसत हो जाएगा, यानी ए वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को कोई समस्या इसमें? तो इस तरह के अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो आपको इसी तरह से इसको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर इस तरह से आएगा तो आप ऐसे ही करिएगा। ठीक है, इससे आसानी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है कि एक क्रिकेटर ने 80 पारियां खेली और उनमें 99 रन का औसत बनाया। ठीक है, 99 रन का औसत बनाया। अंतिम पारी में उसने 0 रन बनाए। अंतिम पारी में यानी जो 80 पारियां खेली, तो जो 80वां पारी जब वो खेलता है तो वो 0 पर आउट हो जाता है, ये कह रहा है। तो कह रहा कि अगर अंत में उसे 100 रन का औसत प्राप्त करना चाहिए था तो अंतिम पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए थे। तो अगर इसको अगर आप देखो तो इसको बिना पेन उठाए ही आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, केवल बिना पेन उठाए ही आप इसका आंसर कर सकते हो कि इसका आंसर कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे करना होता तो मैं सीधा आंसर सी वाला करता। ठीक है, तो सी हमारा यहाँ पे क्या होता राइट आंसर हो जाता। ठीक है, यानी अंतिम पारी में वो अगर 80 रन बना देता तो उसका जो एवरेज आता वह 100 रनों का हो जाता। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए 80 रन होना चाहिए। अच्छा, फिलहाल अब आप कहोगे कि इसको लगाओ कैसे, तो चलो पहले आप लगा के बता दो, फिर आपको थिंकिंग करके भी आपको बताता हूँ, या पहले थिंकिंग ही सोच लो कैसे आपको सोचना है। भाई 80 पारियों में उसने कितने रन बनाए, 80 पारियों में उसने 99 रन का औसत बनाया।
ठीक है, 99 रन का औसत बनाया, ये कह रहा है। ठीक है, 80 पारियों में उसने 99 रन का औसत बनाया। अगर उसको 100% चाहिए था कि उसकी जो औसत हो वो 100 हो जाए, ठीक है, औसत कितना हो जाए, 100 अगर हो जाए तो वह कितना रन बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसको पहले एक बार कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें कि 80 पारियों में उसने कुल कितने रन बनाए, यानी कुल रनों की संख्या बताइए, तो कुल रन हो जाएगा भाई 80 इंटू 99, तो गुणा कर लोगे भाई तो 9 8 9 हो जाएगा आपका 72, 8 9 72 और 7 79, यानी 79, यानी कुल कितना रन होता, 7920 रन होता। तो 7920 रन क्या होता, कुल 80 पारियों में बनाया गया रन होता। लेकिन अब उसको चाहिए कि 100 रन का औसत चाहिए, कितना चाहिए, 100 रन का औसत चाहिए, 100 रन का औसत चाहिए। ठीक है, तो 100 रन का अगर आपको औसत बनाना है, ठीक है, तो 80 पारियों में भाई 100 रन का क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। कितना रन हो जाएगा, 8000। ठीक है, तो यानी उसको जो अंतिम पारी वो जो खेला, जो शून्य पर आउट हो गया था, वही तो घट रहा है, बाकी में सब में तो सही था। लेकिन अंतिम पारी में जो अंत वाली पारी है, जो अंत वाली पारी खेली है, ठीक है, अंत पारी में, ठीक है, अंत पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए थे, तो इसमें से इसको क्या करोगे, घटा दोगे, यानी 8000 में से 7920 रन घटा दो तो कितना आ जाएगा, 80 रन आ जाएगा। यानी अगर वो अंतिम पारी में 80 रन बना लिया होता तो वह उसका एवरेज जो होता वह कितना हो जाता, 100 रन का एवरेज हो जाता। ठीक है, तो 100 रन का एवरेज उसका हो जाता। क्लियर है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट? तो 80 पारियों में, ठीक है, पहले आप 80 पारियों का कुल रन निकाल लीजिए, फिर 100 के हिसाब से कुल रन निकाल लीजिए। 100 के हिसाब से अगर रन बनाता तो उसे 8000 रन बनाना होता, 8000 रन बनाता तो उसका औसत 100 रहता। तो उसने रन कितने बनाए, अंतिम पारी में 0 हो गया, तो 7920 ही रन बना पाया। ठीक है, क्योंकि एक पारी में वह 0 रन बना सका। अगर वही पारी में 80 रन और बना लिया होता तो 8000 पूरा हो जाता। वही 8000 80 रन वही इसमें कम पड़ गए। बात आप समझ पाए, इसमें कोई समस्या? ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर देखें। चलिए अगला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का कुछ औसत हो। ठीक है, कुछ औसत है, ठीक है, कुछ औसत है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसके फलस्वरूप उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन पूछा जा रहा है। सॉरी गाइस, चले, तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है। ठीक है, तो वो कुल पारी खेलता कितना है। तो एक बल्लेबाज जो है 11 पारी में कुछ औसत है, औसत हमको मालूम नहीं है। ठीक है, औसत हमको मालूम नहीं है, हम मान लेते हैं कि उसका औसत यक्स है। ठीक है, तो अब अगर हम पूछें कि 11 पारियों में उसने कुल कितने रन बनाए, तो आप कहोगे 11 यक्स। क्लियर है, कुल रन का मतलब औसत इंटू कुल संख्या, जितनी पारियां वो खेलता है। तो एक खिलाड़ी 11 पारी खेलता है, यक्स का औसत है, तो 11 यक्स रन बनाए, यानी कुल रनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 यक्स। कोई डाउट यहाँ पर? अब बिल्कुल डायरेक्ट हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। औसत अगर यक्स हमने मान लेते हैं, ठीक है, तो कुल रन हो जाएगा 11 पारियों का, तो 11 इंटू यक्स मतलब 11 एक्स, ये कुल रन हो जाएंगे 11 पारियों। ठीक है, फिर कह रहा है कि 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। ठीक है, तो 12वीं पारी में 12वीं पारी में 90 रन बनाने के बाद औसत, ठीक है, तो अब औसत कितना हो जाता है, कह रहा है 3 कम हो जाता है। औसत जो है 3 क्या हो जाता है, 90 रन बनाया, जिसके फलस्वरूप उसके रनों का जो औसत है 5 कम हो गया। सॉरी 3 नहीं, 5 कम हो गया। कितना कम हो गया, 5। किसमें से, जो पहले औसत था। पहले औसत हमने क्या माना था, यक्स था।
अब कह रहा कि अब औसत 5 कम हो जाता है, मतलब यक्स माइनस कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। कोई समस्या यहाँ पर किसी को? सभी को बातें समझ में आ रही कि 12वीं पारी में जब 90 रन बनाता है तो उसके बाद औसत जो है यक्स नहीं रहता, अब यक्स माइनस 5 हो जाता है। फार्मूला आप लोग जानते हैं कि भाई औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है। अच्छा, औसत कितना है? तो औसत 12वें पारी में जो है 5 कम हो जाता है, मतलब यक्स माइनस 5 है। ठीक है, ये औसत है। और औसत बराबर कुल योग, कुल योग मतलब किसका? 12वीं पारी का, यानी टोटल पारियों का। कुल कितने पारी खेलता है? 12 पारी। ठीक है, 11 इधर है और बाकी 90 रन 12वें पारी में बनाता है। तो कुल कितना रन बनाया? 11x प्लस 90। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं भाई? कुल योग का मतलब जितनी पारियां खेलता है, कुल कितनी पारियां खेलता है? 12 पारी खेलता है। 11 पारी में कुल इतना रन बनाता है और 12वीं पारी में 90 रन बनाता है। तो कुल कितना रन बनाया? 11x प्लस 90। और कुल कितनी पारियां खेला था? 12। तो कुल संख्या मतलब 12। कोई समस्या यहाँ पर किसी को भाई? यहाँ किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब 12 का इधर गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 12x माइनस 12 पंचे 60। तो 12 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो 12x माइनस 12 पंचे 60 बराबर 11x प्लस 90। ठीक है, ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। तो केवल 12x में से 11x घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x बचेगा बराबर 60 उधर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, यानी 150। यानी जो औसत था वह कितना था? 150। तो पूछा क्या था कि 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत। ठीक है, उसके रनों का औसत। तो 12वीं बस पारी में आप देख लो कि 12वीं पारी में कितना रन बनाया है। ठीक है, तो 12वीं पारी में उसने जो रन बनाया, ठीक है, 12वीं पारी में औसत पूछा है। तो औसत यहाँ पे क्या है? x माइनस 5। तो 12वीं पारी के बाद जो औसत है वह है x माइनस 5 है। तो 150 में से हम 5 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 150 में से 5 घटा दिया तो कितना आ गया? 145। तो 12वीं पारी में जो औसत है या जिसने जो औसत आया वह 145 का है, यानी बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बात आप समझ पाए? फिर से ध्यान दो, यहाँ तो आप समझ गए कि यक्स का मान हमने 150 निकाल लिया, ठीक है ना। अब जब 150 आपने निकाल लिया तो ये तो वही तो है कि 12वीं पारी में 90 रन बनाने के बाद औसत। ठीक है, तो ये 12वीं पारी का ही औसत है। कितना है? यक्स माइनस 5। यक्स का मान हमने निकाल लिया 150। 150 में से हम 5 घटा देंगे तो यानी 12वीं पारी में जो उसका औसत रन था वह 145 रन था। कितना था? 145 था। ठीक है, क्लियर है सभी को? यहाँ पे किसी को कोई समस्या भाई? चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन चलते हैं इसका, उसके बाद हम लोग फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए सेशन के साथ मिलेंगे। ठीक है, चलिए 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर, ठीक है, 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ। ठीक है, अच्छा, बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 53 के स्थान पर त्रुटि से 43 जो है 43 लिखा है। ठीक है, त्रुटि से 43 अंक, ठीक है, 83 ठीक है लिखा है। ठीक है, ये पद नहीं होना चाहिए, 83 लिखा है। सही औसत क्या है? ठीक है, सही औसत आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको करना क्या है? देखें, देखो भाई 53 के स्थान पर, यानी जब उसने औसत निकाला 100 संख्याओं का, 100 संख्याओं का जो औसत है वह कितना दिया है? 40 दिया है। 100 संख्याओं का औसत 40 है। ये तब है जब 53 के स्थान पे उसने त्रुटिवश, यानी लिखना था 53 लेकिन लिख के कितना दिया? 83। ठीक है, लिख कितना दिया? 83, यानी उसको 53 जोड़ना चाहिए था, उसने 83 जोड़ दिया, यानी कुछ ज़्यादा जोड़ दिया। तो आप क्या करोगे? इसी का अंतर निकालो। अंतर निकालोगे तो इनका अंतर कितना है? तो आप कहोगे इनका अंतर जो है वह 30 है। भाई 83 में से 53 घटा लो, 30, यानी 30 उसने क्या किया? ज़्यादा जोड़ दिया। 30 क्या किया? ज़्यादा जोड़ दिया। तो 100 अंकों का जो 100 संख्याओं का औसत है 40, तो इसका कुल योग निकाल लो। कुल योग कितना हो जाए?
हो जाएगा। तो कुल योग आप कहोगे 100 × 40। योग योग मतलब अब आपको बार बार नहीं बताना पड़ेगा। कुल योग का मतलब होता है औसत इंटू संख्या, औसत इंटू कुल संख्या। तो औसत जो है 40 है, कुल संख्या 100 है, तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 4000 हो जाएगा। ये 4000 तब था जब उसने 83 जोड़ा, ज्यादा जोड़ दिया था। कितना ज्यादा जोड़ दिया था? उसको जोड़ना था 53 ही जोड़ना था, तो 30 ज्यादा जोड़ दिया। तो 30 ज्यादा जोड़ दिया तो 30 आप इसमें क्या करो, घटा दो। तो ये हो जाएगा आपका 3 यानी 70, 970, तो 3970। अब इसी का आपको क्या निकालना है? औसत निकालना है। अब सही औसत, सही औसत, तो सही औसत बराबर कुल योग। अब कुल योग है भाई आपका 3970, संख्याएं तो वही हैं 100, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो है तो एक अंक पे दशमलव, यानी 19.7 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, इसमें कोई किसी को समस्या भाई? यहाँ किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आज का जो कि औसत पर बेस्ड कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज। परसेंटेज से कम 2 क्वेश्चन तो आपके यूपीएससी में तो आते ही आते हैं। कोई भी ईयर का आप उठा के देख लो, परसेंटेज हमेशा से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। 2023 में भी आया है, 2022 में भी आया है। ठीक है, बाकी परसेंटेज आपके यूपीपीएससी, आरओ और स्टेट लेवल के जितने भी पीसीएस के एग्जाम हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। परसेंटेज का हो गया या फिर प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत हो जाती है श्रृंखला। और ये आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो उसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, तब तक सभी भाई बहन आप सब स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।